नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने पर एक तरफ केंद्र सरकार जहां इसे ब्लैक मनी पर चोट देने में सफल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से विफल और अर्थव्यवस्था के लिए घातक बता रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर आम आदमी पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा, आइए आपको बताते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ठीक 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने देश में 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया था। तर्क ये दिए गए कि इससे ब्लैक मनी पर गहरी चोट पड़ेगी, साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद और नकली नोट की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। 4 साल बाद बीजेपी के नेता और मंत्री ये मानते हैं कि इसका सकारात्मक असर ब्लैक मनी पर तो पड़ा ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन समेत कई तरह की उसे मदद मिली है। तो नोटबंदी से दुखी जो अवैध नोटधारी है वो दुखी है और कांग्रेस उसका पोषक रही है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुखी है। जहाँ तक नोटबंदी के जो फायदे हैं, अनेक फायदे सामने में आए हैं, खास करके आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद जो एक बड़े व्यापक स्तर पर जो लाभ लिए उसका आज कहीं न कहीं उसमें रोक लगी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली कार्रवाई बताया। इसके विरोध में कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। उनका कहना है कि ना तो इससे आतंकवाद पर कोई अंकुश लगा और न ही देश के बाहर रखा काला धन ही वापस आया, बल्कि उल्टे लाखों लोगों के रोजगार पर असर हुआ। आज नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जो वादा करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आज 4 वर्षों बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँची है आप सबको पता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन स्पीक अप कैंपेन चला रहा है, मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। 500 और 1000 के नोट को बंद करने के पीछे एक तर्क ये भी था कि बड़े नोट से काले धन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके बाद 500 के नोट तो वापस लाए ही, साथ ही 2000 के नोट भी क्यों उतारे गए ये आम लोगों की समझ में नहीं आया। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से उबरने में जुटे देश को कोरोना ने दोहरी मार दी है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग नोटबंदी का असर फिलहाल तो डिजिटल के विस्तार में तो नजर आ रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के 5 दिनों के जनसंपर्क कार्यक्रम में हैं और आज सीएम दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जामगांव क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों को दी। सीएम ने बिहान समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की और उनके उत्पाद भी देखे। सीएम ने जामगांव क्षेत्र के 10 सेक्टर प्रभारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इस जनसंपर्क में मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंचों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, गौठान समिति के अध्यक्षों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री लगातार उनकी समस्याएं और क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी मांग रहे हैं। किसानों ने अपने खेतों तक पानी और सड़कों की मांग भी रखी, तो वहीं पंचायतों ने स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, पेयजल, सड़क और शिक्षकों की मांग की। सीएम भूपेश बघेल कोरोना काल में लंबे समय बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे हैं। सीएम ने सीईओ जिला पंचायत को समूहों के उत्पादों को वेबसाइट्स बनाकर ऑनलाइन बिक्री करने के निर्देश दिए। इधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बलरामपुर जिले का दौरा किया। यहां पर उन्होंने 41 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। गृह मंत्री के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, चिंतामणि महाराज और क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। कोविड संक्रमण के बाद पहली बार बलरामपुर जिले में कोई मंत्री पहुंचा। गृह मंत्री ने पूरे जिले में 5 बड़े पुल के साथ साथ अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नेशनल हाईवे नंबर 343 की मरम्मत के लिए भी 15 करोड़ की राशि जारी की गई। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार
विकास के लिए बैठी है और यहाँ एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी 41 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, लेकिन विधायकों ने अन्य निर्माण कार्यों की मांग की है, उसे भी प्रस्ताव आने के बाद पास करेंगे। विधायकगण दौरा करते रहते हैं, उन लोग बताते हैं कि ये काम जरूरी, उसके अनुसार उसको स्वीकृत करते हैं। अलग अलग विभागों का रहता है समस्या, जैसे शिक्षा का है, उच्च शिक्षा का है, पीडब्ल्यूडी का है, इरिगेशन का है, तो उसके अनुसार हम लोग स्वीकृत करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। दीपावली पर एडवांस भुगतान की मांग के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ एक और दांव खेल दिया है। अब बीजेपी नेता धान के रखरखाव के लिए किसानों को प्रति एकड़ 100 रुपए दिए जाने की मांग कर रहे हैं। धान खरीदी में देरी के कारण सूखत, तालपत्री, परिवहन पर होने वाले खर्चे का अतिरिक्त भार किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी अब सरकार पर दबाव बना रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार 1 महीने विलंब से धान खरीदी कर रही है। समर्थन मूल्य का पैसा भी किश्तों में दिया जा रहा है। दिवाली के ठीक पहले किसान अपनी कटी हुई फसल की रखवाली में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा किसानों और धान खरीदी को लेकर राजनीति बंद करे और मोदी जी से अनुरोध करे कि धान खरीदी के लिए जल्द से जल्द बारदाना उपलब्ध करवाएं। किसानों की दिवाली फीकी ना हो, इसलिए जिन किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, ऐसे सभी पंजीकृत किसानों को 10,000 रुपया दिवाली एडवांस दे दीजिए और जब ये लोग धान बेचेंगे उनके अकाउंट से आप काट लेना। 100 रुपया अतिरिक्त आप दीजिए किसानों को सुरक्षा निधि के लिए। किसानों के पक्ष में घड़ियाली आंसू बहाना, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों के प्रति इतनी ही सहानुभूति रहती तो कम से कम केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव डालते कि जो बारदाना हम लोगों को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उस बारदाना को दिलाने का प्रयास करें, मगर इन्होंने हर मामले में रोड़ा अटकाने का काम किया। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराने वाले आरोपी रसूखदार अब कार्रवाई से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल क्वींस क्लब में बार चलाने का लाइसेंस हासिल करने वाले आरोपी डायरेक्टर चंपालाल जैन को आबकारी विभाग 2 नवंबर को सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए चंपालाल जैन ने बीमारी का हवाला देकर 20 दिन का वक्त मांगा है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं कार्रवाई से बचने की कोशिश तो नहीं है। 27 सितंबर की रात सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराकर इसके संचालकों ने बता दिया था कि उन्हें ना तो नियम कायदों की परवाह है, ना कानून तोड़ने से डर। इस घटना के करीब 1.25 महीने बाद भी उन पर कार्रवाई का ना होना इस बात को सच साबित भी कर रहा है। हालांकि ये रसूखदार आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई हथकंडे भी अपना रहे हैं। क्वींस क्लब के संचालक रहे चंपालाल जैन भी इसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल क्वींस क्लब में बार लाइसेंस चंपालाल जैन के नाम से जारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान क्लब में शराब परोसने के आरोप में आबकारी आयुक्त ने उन्हें नोटिस जारी किया था। विभाग की तरफ से 4 नोटिस जारी होने के बाद आखिरी सुनवाई के लिए उन्हें 2 नवंबर को आबकारी आयुक्त के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए चंपालाल जैन ने बीमारी का बहाना बना लिया। उसने खुद को निमोनिया होने और आइसोलेशन में होने की बात कहकर 20 दिन का और वक्त मांगा है। इसके लिए उसने हेरिटेज अस्पताल के डॉक्टर R.K. पटेल की ओर से दी गई सर्टिफिकेट पेश की है। हालांकि एक पेज के सर्टिफिकेट के अलावा आरोपी की तरफ से ना तो निमोनिया टेस्ट की कोई रिपोर्ट संलग्न की गई है और ना ही ट्रीटमेंट लाइन का कोई डॉक्यूमेंट। आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी चंपालाल जैन ने अब मेडिकल सर्टिफिकेट का बहाना बनाया है और बताया है कि उसे निमोनिया है और वो आइसोलेशन में है, लिहाजा उसे 20 दिन का और समय दिया जाए। आबकारी विभाग 18 तारीख को आखिरी सुनवाई निश्चित करने जा रहा है और सूत्रों की माने तो ये आखिरी डेडलाइन होगी। देखना होगा इस डेडलाइन के बाद आबकारी विभाग आरोपी चंपालाल जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाता है। आइए अब तक इस मामले में हुई कार्रवाई को सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। 27 सितंबर को क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान पार्टी और शराब पिलाने की घटना सामने आई। 29 तारीख को एसपी कार्यालय ने बार लाइसेंस रद्द करने के लिए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी। इसके बाद आबकारी उपायुक्त ने आरोपी चंपालाल जैन को 2 बार नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा।
जवाब संतोषजनक नहीं था, इसलिए आबकारी उपायुक्त ने भी बार लाइसेंस रद्द करने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव 13 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त को भेज दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त कार्यालय से फिर से चंपालाल जैन को नोटिस भेजा गया, जिस पर 23 नवंबर को आरोपी ने जवाब दिया। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 2 अक्टूबर को सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की तारीख तय की, लेकिन तय तारीख पर उपस्थित होने की बजाय चंपालाल जैन ने बीमारी का सर्टिफिकेट आगे कर दिया। अब विभाग ने 18 नवंबर की आखिरी तारीख तय की है। देखना होगा कि तब तक कार्रवाई हो पाती है या फिर रसूख के दम पर आरोपी फिर कोई पैंतरेबाजी करने में सफल हो जाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीरियस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, जिस तरीके से पैतरे डायरेक्टर खेल रहे हैं उससे क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ये पैतरे आगे जारी रहेंगे या प्रशासन इन तमाम पैतरों का कोई नया तोड़ निकाल सकता है? पूरी बातें निर्भर करती है प्रशासन और कार्रवाई करने वाले एजेंसियों पे, अधिकारियों पे, कि वो आरोपियों के पैतरेबाजी का शिकार बनता है या फिर उसकी मंशा को समझते हुए सही में कार्रवाई करता है। क्योंकि ये पैतरे, जब से हम इस लगातार मामले को उठा रहे हैं, इस पैतरे को हर किसी ने खेला है। आपको याद दिला दूं कि हाउसिंग बोर्ड में जब जवाब देने के लिए हरबख्श सिंह बत्रा को लेटर भेजा गया, सेकेंड नोटिस में भी उसने इसी तरह के जवाब दिए कि उसका दोस्त, उसके रिलेटिव कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वो आइसोलेशन में है और उनको जवाब देने के लिए 1.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त दिया जाए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने सख्ती की और वो फिर 5 ही दिन में जवाब दे दिया। तो ये भी उसी तरह के पैतरे हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट लगाए गए हैं वो सर्टिफिकेट भी संदेह के घेरे में है। क्योंकि जिस डॉक्टर से जारी करवाया गया है, जिस हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो हॉस्पिटल खुद आरोपी के भवन में चलता है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग है। तो इसमें कोई राय नहीं हो सकती। हो सकता है कि सच भी हो, लेकिन ये भी एक संभावना हो सकती है कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसे सर्टिफिकेट बनवाए गए हों, क्योंकि उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब ये विभाग को तय करना है कि वो इस बात से कन्विंस होता है कि नहीं, या फिर अगर उसे कोई शंका लगती है कि इसमें बचने के लिए या फिर कार्रवाई को लंबा खींचने के लिए आरोपी इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो विभाग इसमें जांच भी करवा सकता है। सर्टिफिकेट जो जमा हुए हैं उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। लेकिन हमारी जो बातचीत है, हमारी जो जानकारी है, उसके मुताबिक आखिरी सुनवाई के लिए 18 तारीख का तय वक्त किया गया है, क्योंकि 16 तारीख को ये 20 दिन की मियादें पूरी हो रही है। तो फिर देखते हैं, इंतजार होगा कि 18 तारीख को क्या कुछ कार्रवाई होती है। या तो कार्रवाई हो जाएगी तो कोई फैसला आ जाएगा, और नहीं तो फिर अगर कोई पैतरेबाजी की जाती है तो वो भी हमारी नजर में रहेगा। और फिर ये देखना रहेगा कि विभाग उस पैतरेबाजी को किस रूप में लेता है। बिल्कुल, और विभाग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 18 तारीख के लिए ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ पैतरेबाजी हो सकती है आगे, और विभाग की मंशा क्या है ये भी पता चल जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। बढ़ते आगे, नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है और पुलिस भी लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी नशा बेचने वाले अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं बन पाया है। IBC 24 आपको चौंकाने वाले 3 वीडियो दिखा रहा है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं खुले आम शब्दों में 2.5 किलो से भी ज्यादा गांजा और नशे का सामान एक युवक लेकर बैठा है और बता रहा है कि सोनडोंगरी से इसे खरीद कर लाया है। युवक बता रहा है कि वो मुकेश बनिया नाम के व्यक्ति के लिए ये सारा नशा डिलीवर कर रहा है। दूसरा वीडियो आरोपी का है, जो हत्या के प्रयास में जेल से बंद था और कुछ दिनों की जमानत पर बाहर आया है। आरोपी दूसरे गैंग पर दबाव बनाने युवक को बेरहमी से बेड से मार रहा है और वीडियो बना रहा है, उसे वायरल करने की बात भी कह रहा है। तीसरा वीडियो देखिए आप, यहाँ मार खाने वाले युवक एक अन्य युवक का नाम ले रहा है जो आपराधिक मामलों में आरोपी है। युवक कह रहा है कि वो जल्द ही कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने वाला है। तो ये तीनों वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। हत्या के प्रयास में जेल काटने वाला आरोपी जमानत में बाहर आने पर एक बार फिर अपराध कर खुलेआम घूम रहा है। इससे शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कानून के डर की धज्जियां उड़ाती 3 तस्वीरें, और इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि नशा बेचने वाले ड्रग्स गैंग का हौसला कैसा है। नक्सल समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 11 बटालियन की मांग की है। वहीं पुलिस मुखबिर के नाम पर हो रही ग्रामीणों की हत्या से भी सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। सरकार नए कैंप और थानों की स्थापना भी कर रही है।
नक्सल क्षेत्र के थानों में सालों से काम कर रहे पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की भी रणनीति बन रही है। गृह मंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर विकास कार्य के लिए 3 किलोमीटर पर कैंप बनाए जाते हैं, वहीं फोर्स के दबाव के पीछे हटने पर भी कैंप बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी केंद्रीय मदद मांगी है। गृह मंत्री ने कहा है कि घर वापसी की योजना और मारे जाने के डर से नक्सली नए सदस्य नहीं बना पा रहे हैं। इसी की बौखलाहट में वो निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मांग की गई है कि 11 बटालियन हमको दें, तो हम चारों तरफ से उसकी तैनाती करें और जो आवश्यक कदम है आंतरिक उसको किया जा सके। अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि जितनी जल्दी वो हमको बटालियन उपलब्ध करा दें। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गोलापल्ली के सिंगाराम में डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। सर्चिंग पर निकले डीआरजी के जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से स्मारक को ध्वस्त किया। वहीं जवानों ने ग्रामीणों को नक्सलियों का साथ नहीं देने की समझाइश भी दी। बता दें कि नक्सली मारे गए साथी नक्सलियों के नाम पर गांव के मुख्य स्थान पर स्मारक बनवाते हैं, जिससे लोगों में भय बना रहे। संबलपुर गांव के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे 8 दोस्तों में से 3 युवकों के नारंगी नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार नारंगी नदी तीनों युवकों की तलाश उसमें की जा रही है और इस दौरान कामरान अंसारी का शव मिला। वहीं शाम 6 बजे बर्थडे बॉय अमुख ठाकुर का शव निकाला गया। वहीं तीसरे युवक वत्सल सेन के 18 घंटे की खोज के बाद आज नदी के गहरे पानी में शव निकाला जा सका। घटना से नगर में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि कोंडा गांव के रोजगारी पार के रहने वाले अमोक ठाकुर का 7 नवंबर को जन्मदिन था। वो अपने 8 दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नारंगी नदी पहुंचा था। भिलाई इस्पात संयंत्र में आराम अवकाश योजना के फ्लॉप होने के बाद सेल प्रबंधन ने स्थापना खर्च कम करने के लिए 1 नवंबर से आधा काम आधा वेतन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत E7 ग्रेड के कर्मचारी अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल योजना 1 साल के लिए लागू की गई है। आधा काम आधा वेतन योजना के तहत प्रबंधन ने आवेदक को 4 विकल्प दिए हैं। आवेदक बाद में चाहे तो विकल्प बदल सकता है। बता दें कि वर्तमान में कंपनी पर 50,000 करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। प्रबंधन इस संकट से उबरने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। निजी उद्योगों को भी आकर्षित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के स्पेशल जनरल बॉडी की पहली मीटिंग आज रायपुर में हुई और इसकी अध्यक्षता भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने की। इस मौके पर विभिन्न खेलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेल संघ किसी का मोहताज न रहे, सक्षम बने। आने वाले दिनों में सभी जिलों में ओलंपिक संघ का गठन किया जाएगा। एसोसिएशन के पास जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का भी आयोजन होना चाहिए। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जिलों में खेल संघों के ऑफिस के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करें और खेल गतिविधियां शुरू करें। उन्होंने खेल संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की लिस्टिंग करें ताकि खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग किया जा सके। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों का सर्वांगीण विकास हो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है। उस सपने को दृष्टिगत रखते हुए ओलंपिक संघ अपनी सहभागिता लगातार निभा रहा है और बहुत अल्प समय में हमने ये दूसरी बैठक की है। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में हम लोग छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों, कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट सभी चीज़ों पर ध्यान देके आने वाले समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ सर भेज सकें, देश में विदेशों में जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। इसकी कार्य योजना हमने आज हमारे इस बैठक में बनाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के अनुसार जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। ऐसे में इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि उनके नेतृत्व में भारत से अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। भारत के लिहाज से देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नए राष्ट्रपति बाइडेन भी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डरे पर चलेंगे। कुछ क्षेत्र में वो बदलाव कर सकते हैं। 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी संबंध मजबूत होंगे। फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर चाहे रिपब्लिकन बैठा रहे या डेमोक्रेट। यही ट्रेंड
बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने के आसार हैं। हालांकि चीन को लेकर बाइडेन कैंप में भी दो धड़े हैं, जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बाइडेन प्रशासन का भारत पर रुख कैसा रह सकता है। क्या बदलाव हो सकते हैं? अमेरिका में ग्रीन कार्ड को लेकर बदलाव हो सकते हैं। कट्टरता, आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता घट सकती है। भारत के साथ संबंध में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। अमेरिका चीन के साथ संबंध में सुधार कर सकता है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर खत्म हो सकता है, जो ट्रंप के दौर में जारी था। अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की संख्या बढ़ सकती है। और अब आइए को बताते हैं कि भारत को फायदे और नुकसान क्या है। रक्षा संबंध में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, यानी कि ज्यादा कोई फायदा नहीं है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंध और बेहतर हो सकते हैं, ये एक सुखद पहलू हो सकता है। तो भारतीयों को ज्यादा ग्रीन कार्ड मिल पाएगा, ये भी संभावना है, इससे भारत को फायदा होगा। भारत चीन तनाव को कम करने के लिए जो बाइडेन दबाव बना सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों को भी फायदा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।